हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आपके अपने यूट्यूब चैनल दीप नीट अकेडमी आ गए हैं पीवाईक्यू सीरीज़ का एक नेक्स्ट चैप्टर उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन एक्सीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन लेकर। तो चलिए इसे भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम कंप्लीट करते हैं और अपनी तैयारी को बूस्ट करते हैं। तो चलिए, इससे पहले अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए आपको सेशन कैसा लगा एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, मूत्र वृद्धि को रोकने में निम्न में से कौन सहायक है। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है एल्डोस्टेरोन के कारण वृक्क नलिका में सोडियम प्लस जल का पुनः अवशोषण। बी है एट्रियल नेट्रियूरेटिक कारक द्वारा वाहिकाओं का संकीर्णन होना। सी है जेजी कोशिकाओं का द्वारा रेनिन का स्राव कम होना। डी है एडीएच के अल्प स्राव से अधिक जल का पुनः अवशोषण। तो चलिए आप कमेंट में मुझे आंसर ज़रूर दीजिएगा। हम इसका सलूशन देखते हैं क्या होगा। मूत्र वृद्धि को रोकने के लिए निम्न में से कौन जो है वो सहायक करेगा। जो मूत्र की वृद्धि हो रही है तो उसे रोकने के लिए कौन कार्य करेगा। ये है जो ANF होता है, ये क्या करता है, ये वाहिनी विस्फारक होता है। क्या करता है, वाहिनी को फैलाता है, जिसकी वजह से BP जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, मतलब नॉर्मल हो जाता है। तो ये तो नहीं रोकेगा, ठीक है। जेजी कोशिका ये क्या करते हैं, ये BP को बढ़ाती है, ठीक है। और ADH अल्प स्राव से तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अल्प स्राव नहीं होता, उसका उच्च स्राव होता है। तो करेक्ट हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। एल्डोस्टेरोन के कारण वृक्क नलिका में सोडियम एवं जल का पुनः अवशोषण। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांद्रित मूत्र के निर्माण के लिए निम्न में कौन सा कारक उत्तरदायी है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी की लाइन्स है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। ऑप्शन ए है गुच्छीय निषेधन के दौरान द्रव स्थैतिक दाब। बी है एंटी डायूरेटिक हार्मोन का निम्न स्तर। सी है वृक्कों के आंतरिक मध्यांशी इंटरस्टिशियल की तरफ अति ऑस्मोलैरिटी को बनाए रखना। और डी है जक्स्टा गुच्छीय कॉम्प्लेक्स द्वारा इरिथ्रोपोइटिन का स्राव। तो आइए देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसमें हमसे पूछा है कि सांद्रित मूत्र के निर्माण के लिए जो कारक हैं वो कौन कौन से कारक हैं वो उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, तो जो सांद्रित मूत्र होता है उसमें क्या होता है, जो इंटरस्टिशियल द्रव होता है ना, अंतराकाशीय जो अवकाश होता है, वहाँ पे क्या होता है, हमें ऑस्मोलैरिटी को बनाए रखना बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वृक्क के आंतरिक मध्यांशी इंटरस्टिशियल की तरफ अति ऑस्मोलैरिटी को बनाए रखना, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोडायलिसिस रक्त अपोहन के दौरान कृत्रिम वृक्क के उपयोग के परिणाम स्वरूप क्या होता है। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। हीमोडायलिसिस के कृत्रिम वृक्क के उपयोग के परिणाम स्वरूप, ठीक है। ऑप्शन ए है हमारे पास नाइट्रोजनी अपशिष्ट शरीर में इकट्ठे हो जाते हैं। सेकंड है अतिरिक्त पोटेशियम आयनों का निष्कासन नहीं हो पाता। सी है, थर्ड है जठर आंतरीय पथ में कैल्शियम आयनों के अवशोषण में कमी आती है। फोर्थ है RBC उत्पादन में कमी आती है। ठीक है, तो मैं निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सर्वाधिक उचित होंगे। हमें नीचे विकल्प दिए हैं, इनमें से हमें सबसे उचित विकल्प को चुनना है। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या होगा। तो ये क्या कह रहा है, करेक्ट हमारा आंसर जो हो जाएगा वो होगा जठर आंतरीय पथ में कैल्शियम आयनों के अवशोषण में कमी, ठीक है, RBC के उत्पादन में कमी। तो ये दो हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे, बाकी दो जो है वो इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्तंभ में दी गई बीमारियों का स्तंभ 2 के लक्षणों के साथ मिलान कीजिए। तो मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, आइए देख लेते हैं क्या होगा। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 हमें दिए गए हैं। फर्स्ट है ए ग्लाइकोसूरिया, फर्स्ट जोड़ों में यूरिक अम्ल का संग्रहण होना। बी है गाउट, सेकेंड वृक्कों में क्रिस्टलीय लवणों के पिंड। सी है वृक्कीय पथरी, थर्ड है गुच्छों में प्रदाहकता। डी है गुच्छ वृक्क शोथ, फोर्थ है मूत्र में ग्लूकोज का होना। तो आइए मिलान कर लेते हैं क्या होगा। ग्लाइकोसूरिया क्या होता है, ग्लाइकोसूरिया यानी
मूत्र में ग्लूकोज का होना। गाउट क्या होता है? गाउट होता है जोड़े में जो यूरिक अम्ल का संग्रहण हो जाता है, उससे जो है वो गाउट होता है, ठीक है। और वृक्कीय पथरी क्या होती है? वृक्कीय पथरी यानी वृक्क में क्रिस्टल लवणों का पिंड यानी जमाव होना। और वृक्कीय शोथ यानी होता है सूजन। तो इसमें क्या होगा? गुच्छियों में प्रदाहकता, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? इसका हो जाएगा फर्स्ट का फोर्थ है, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको इतना समझ आया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। एलिमिनेशन ट्रिक को लगाइएगा ताकि आप करेक्ट आंसर तक पहुँच सके। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभ 1 कार्य का स्तंभ 2 उत्सर्जन तंत्र का भाग से मिलान कीजिए। तो आइए देख लेते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन है, ये टाइम सेवर होते हैं, बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो अति सूक्ष्म निस्यंदन क्या होगा? फर्स्ट दिया है हेनले पास, बी है मूत्र का सांद्रण, सेकेंड मूत्रवाहिनी, मूत्र का अभिगमन, मूत्राशय, मूत्र का संग्रहण, मैलपीगी नलिका और फिफ्थ भी दिया है समीपस्थ संवलित नलिका। तो आइए मिलान करते हैं क्या होगा। अति सूक्ष्म निस्यंदन ये किसके कारण होता है? ये होता है मैलपीगी कणिका के द्वारा, ठीक है, जिससे पोडोसाइट्स कोशिकाएं होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उनके अरेंजमेंट कुछ इस तरह होता है कि उसमें छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र होते हैं, स्प्लिट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है अति सूक्ष्म निस्यंदन हो जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मूत्र का सांद्रण। तो ये कहाँ होता है? ये होता है हेनले पाश में, ठीक है। फर्स्ट हो जाएगा मूत्र का अभिमाम। तो क्या होगा? अभिगमन, ये होगा मूत्र वाहिनी में, ठीक है। सेकेंड हो जाएगा मूत्र का संग्रहण कहाँ होता है? मूत्राशय में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक है। फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो ऑप्शन बी हमारा मैच कर रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रक्त आयतन में कमी के कारण किसका मोचन नहीं होगा? तो आइए देख लेते हैं क्या बोला है। रक्त दाब में कमी के कारण जो किसका मोचन है वो नहीं होगा। जो पूछा गया है आप उसे हाईलाइट कीजिएगा, जिससे आपको याद रहे कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, इससे कंफ्यूजन कम होती है। चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए है रेनिन, बी है एट्रियल नेट्री यूरेटिक कारक ANF, सी है एल्डोस्टेरोन, डी है ADH। तो क्या है? बीपी में कमी के कारण, ठीक है। बीपी कम कब होता है? ठीक है। रेनिन का स्राव होता है तो क्या होता है? जेजी कोशिका जब रेनिन का स्राव करती हैं, कब करती हैं? जब GFR में कमी होती है। तो GFR में कमी होती है तो ब्लड प्रेशर कम होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है तो ब्लड वॉल्यूम कम होता है। ये सारी चीज़ें जब कम होती हैं तो रेनिन स्राव होता है जेजी कोशिका से, और ये सब क्या करते हैं? ये GFR को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा। हमें पूछा है कि कमी के कारण किसका मोचन होता है, ठीक है। फिर एल्डोस्टेरोन, ये भी क्या करता है? ये भी बीपी GFR वगैरह को बढ़ाते हैं, ठीक है। फिर आता है ADH, ये भी बीपी को बढ़ाने में कार्य करता है। जो कम करता है वो है कौन? ANF। ये क्या करता है? वाहिनी विस्फारक होता है, जो ब्लड प्रेशर को कम करता है, कंट्रोल करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हेनले पाश लूप ऑफ हेनले के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन उचित है? तो आइए देख लेते हैं। उचित पर हम टिक कर लेते हैं। क्या पूछा है हमसे? उचित पूछा है। ऑप्शन ए है हेनले पाश की आरोही भुजा जल के लिए अपारगम, बी है हेनले पाश की अवरोही भुजा जल के लिए अपारगम, सी है हेनले पाश की आरोही भुजा जल के लिए पारगम, और डी है हेनले पाश की अवरोही भुजा विद्युत अपघट्य के लिए पारगम। तो चलिए देख लेते हैं क्या होगा। हेनले पाश की आरोही भुजा जल के लिए अपारगम, ठीक है। तो ये तो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो हेनले पाश की आरोही भुजा होती है, यानी अगर हम हेनले पाश बनाएं, ये छोटा सा हम हेनले पाश बनाते हैं, ये हो गई हमारी आरोही भुजा, ये हो, और अवरोही भुजा ये वाली है, ठीक है। यहाँ ये ऊपर की ओर जाएगा निश्चिंत, ठीक है। तो ये जो होती है ये NaCl के लिए पारगम होती है, और ये जो होती है ये H2O के लिए पारगम होती है, ठीक है। तो ये तो ठीक है। ये कह रहा है हेनले पाश की अवरोही भुजा जल के लिए अपारगम, ये तो इनकरेक्ट हो गया। ये जल के लिए पारगम होती है। हेनले पाश की आरोही भुजा जल के लिए पारगम, ये भी इनकरेक्ट हो गया। जो आरोही भुजा होती है वो जल के लिए पारगम होती है, अपारगम होती है, ठीक है, पारगम नहीं। और हेनले पाश की अवरोही भुजा जो होती है विद्युत अपघट्य के लिए पारगम नहीं, ये विद्युत अपघट्य के लिए अपारगम होती है, लेकिन जल के लिए पारगम होती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन
ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको तो समझ आया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेफ्रॉन का वह भाग जो सोडियम के सक्रिय पुनः अवशोषण एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का कार्य करता है वह है, ए है बोमेन संपुट, बी है हेनले पाश कुंडली का अवरोही पाद, सी है दूरस्थ संवलित नलिका डीसीटी और डी है निकटस्थ समीपस्थ संवलित नलिका पीसीटी। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, आइए देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा सक्रिय पुनः अवशोषण। कहाँ होता है सक्रिय पुनः अवशोषण? जो होता है वो होता है हेनले पाश की निकटस्थ सम्मिलित नलिका। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीसीटी में क्या होता है, सोडियम का एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, आशा करते हैं आपको तो समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नीचे दो कथन दिए गए हैं। अभिकथन ए, दूसरा कारण आर है। आइए अभिकथन पढ़ते हैं। क्या है, वृक्काणु उनकी बलकुट एवं मध्यांश में सापेक्ष स्थिति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, बलकुटीय वृक्काणु एवं सानिध्य मध्यांश वृक्काणु। कारण है हमारे पास, सानिध्य मध्यांश वृक्काणु में हेनले पाश छोटा होता है, जबकि बलकुटीय वृक्काणु में अपेक्षाकृत कुछ बड़ा हेनले पाश होता है। आइए ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिए हैं। ऑप्शन ए है ए असत्य है लेकिन आर सत्य है, बी है ए आर दोनों सत्य हैं और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है, सी है ए आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं करता, डी है एक असत्य है और आर जो है वो असत्य है। तो आइए देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्या बोला है हमसे, वृक्काणु उनकी बलकुट एवं मध्यांश की सापेक्ष स्थिति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। तो ये तो हो गया करेक्ट। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बलकुटीय वृक्काणु, एक होता है सानिध्य वृक्काणु। ठीक है, बलकुटीय वृक्काणु जो होते हैं ये हमारे पास 80 to 85% होते हैं, 80 to 85, और ये हमारे पास 50 to 20% होते हैं। ठीक है, और सानिध्य मध्यांश वृक्काणु में हेनले पाश छोटा होता है। नहीं, जो सानिध्य मध्यांश वृक्काणु होते हैं उनमें जो हेनले पाश होता है वो बहुत लंबा होता है। ठीक है, और इसमें वासा रेक्टा भी पाया जाता है और ये बलकुट मध्यांश तक जाता है, अंदर तक जाता है। ठीक है, और जो बलकुटीय वृक्काणु में अपेक्षाकृत बड़ा होता है, नहीं, इसमें छोटा होता है और जो वासा रेक्टा होता है वो अपहाषित होता है। तो ये हो जाएगा इनकरेक्ट। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, ए सत्य है लेकिन आर जो है वो असत्य है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ आया हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन ए है, शरीर में अत्यधिक शारीरिक द्रव का ह्रास पराशरण ग्रहियों को बंद कर देता है। बी है, एडीएच मूत्रता को रोकने के लिए जल के पुनः अवशोषण को सुगम बनाता है। सी है, एएनएफ वाहिका विस्तारण करता है। डी है, एडीएच रक्तदाब में बढ़ोतरी करता है। ई है, एडीएच जीएफआर में कमी के लिए उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं हमें, ए है केवल सी, डी एवं ई सही है, बी है केवल ए एवं बी सही है, सी है केवल बी, सी एवं डी सही है और डी है केवल ए, बी एवं ई सही है। तो आइए देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या होगा। ये कह रहा है कि शरीर में अत्यधिक शारीरिक द्रव का ह्रास पराशरण ग्रही को बंद करता है। जी नहीं, पराशरण ग्रही को एक्टिव करता है। क्या करता है, सक्रिय करता है ताकि ये संकेत दे सके। ठीक है, तो ये तो हो गया गलत। एडीएच मूत्रता को रोकने के लिए जल के पुनः अवशोषण को सुगम बनाता है, करेक्ट है। एएनएफ जो होता है एक वाहिनी विस्तारक होता है, करेक्ट है। और एडीएच रक्तदाब में बढ़ोतरी करता है, करेक्ट है। एडीएच जीएफआर में कमी के लिए उत्तरदायी होता है, जी नहीं, एडीएच जो है जीएफआर में जैसे ही कमी होती है तो ये क्या करता है, एडीएच पानी के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। ठीक है, तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या क्या हो जाएगा, बी, सी और डी। तो सी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूरस्थ संवलित नलिका डीसीटी में सोडियम का पुनः अवशोषण जो है वो बढ़ जाता है। आइए ऑप्शन देख लेते हैं क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है हमारे पास एल्डोस्टेरोन के स्राव के बढ़ने से, बी है एंटी डायूरेटिक हार्मोन के स्तर के बढ़ने से, सी है एल्डोस्टेरोन के स्तर से के घटने से और डी है एंटी डायूरेटिक हार्मोन के स्तर के घटने से। तो आइए देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्या पूछा है हमसे, डीसीटी भाग में सोडियम का पुनः अवशोषण बढ़ जाता है। ठीक है, तो डीसीटी भाग में कैसे बढ़ता है, जब एल्डोस्टेरोन जो है हार्मोन आता है उसकी वजह से क्या होता है, स्तर बढ़ जाता है। तो ऑप्शन ए जो इसका है करेक्ट आंसर हो जाएगा। एल्डोस्टेरोन के स्तर के बढ़ने से जो डीसीटी भाग होता है वहाँ पे सोडियम का पुनः अवशोषण बढ़ जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा प्राणी नाइट्रोजन अपशिष्ट को गोलिकाओं या पेस्ट
पैलेट्स या पेस्ट के रूप में उत्सर्जित करता है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है सैलामेंड्रा, बी है हिप्पोकैम्पस, सी है पैवो और डी है ऑर्निथोरिंकस। तो आइए देखते हैं क्या होगा करेक्ट आंसर, गोलिकाओं या पेस्ट के रूप में। ये कौन होते हैं, ये होते हैं ये होते हैं यूरिकोटैलिक, है ना, यूरिकोटैलिक। ये क्या करते हैं, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। अब ये कौन होते हैं, ये होते हैं पक्षी, ठीक है, स्थलीय कीट, घोंघा, ये सब होते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या होगा, पक्षी, ठीक है, जो पानी की बहुत कम मात्रा लेते हैं, जिसकी वजह से ये उतना ही कम मात्रा में पानी का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। जितना कम पानी लेंगे उतना ही पानी का उत्सर्जन जो है शरीर से कम करेंगे। तो ये कौन हो जाएंगे, पक्षी, स्थलीय कीट, घोंघा, ये सब जो है ये बहुत कम मात्रा में पानी को लेते हैं और उत्सर्जन के द्वारा भी बहुत कम मात्रा में ही निकाल पाएंगे, ठीक है। तो सैलामेंडर क्या है, ये एक उभयचर है। सैलामेंडर क्या है, दिस इज उभयचर, एम्फीबियन, ठीक है। हिप्पोकैम्पस भी एक ये मछली है, ठीक है। और पैवो क्या है, पैवो एक मोर यानी कि ये एक पक्षी है। और ऑर्निथोरिंकस जो है वो क्या है, एक स्तनी है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मोर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि ये एक पक्षी है। तो ये जो है अपने अपशिष्ट पदार्थ को क्या करेगा, गोलिकाओं और पुटिकाओं, पेस्ट के रूप में उत्सर्जित करेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। आशा करते हैं आपको तो समझ आए हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक विकल्प 6 जंतुओं का उनके द्वारा त्यागे गए नाइट्रोजनी अपशिष्ट के प्रकार के अनुसार सही श्रेणीबद्ध किया गया है। आइए देख लेते हैं क्या है। अमोनिया, यूरोटैलिक और यूरिकोटैलिक हमें दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं कौन जो है जीव कौन से उत्सर्जन अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालता है। ए है कबूतर, मानव, अमोनियोटैलिक। यूरोटैलिक में है जलीय, उभयचर और छिपकली। और यूरिकोटैलिक में है कॉकरोच और मेंढक, ठीक है। बी है मेंढक, छिपकली, जलीय, उभयचर, कॉकरोच, कबूतर। और यूरिकोटैलिक में आ गया मानव। सी है जलीय, उभयचर, यूरोटैलिक में आ गया मेंढक और मानव। और यूरिकोटैलिक में है कबूतर, छिपकली और कॉकरोच। डी है जलीय, उभयचर, कॉकरोच, मानव। और यूरिकोटैलिक में आ गया मेंढक, कबूतर और छिपकली। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, अमोनिया उत्सर्जन कौन करता है, ये करते हैं जलीय उभयचर, ठीक है, जो कि स्वच्छ जल में रहते हैं। लवणीय जल में रहने वाले जो जलीय जीव होते हैं वो अमोनिया को उत्सर्जन नहीं करते। क्यों, क्योंकि पानी जो है वो वहाँ पर कम है, वहाँ पर सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा है, सॉल्यूशन कम है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, वो अमोनिया उत्सर्जित नहीं करते, क्योंकि उनके पास उतना पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं होता। तो क्या हो गए इसमें, जलीय जीव उभयचर हो गए, ठीक है। अब यूरियोटैलिक कौन होता है, मेंढक यूरियोटैलिक होता है। और हम, ठीक है, मानव जो है वो भी यूरिया को ही शरीर से उत्सर्जन के रूप में बाहर निकालता है। तो हो गया मेंढक और मानव। और यूरिकोटैलिक मैंने आपको बताया कबूतर जैसे पक्षी, छिपकली, कॉकरोच, कीट, है ना। तो ऑप्शन सी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको तो समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोमेरुलर निस्यंदन दर जीएफआर में गिरावट सक्रिय करता है। तो आइए देख लेते हैं। जीएफआर जो है, यदि जीएफआर में गिरावट होगी तो ये किसको सक्रिय करेगा, ठीक है। ऑप्शन ए है रेनिन उत्सर्जन हेतु जक्स्टा ग्लोमेरुलस कोशिकाओं को। बी है एल्डोस्टेरोन के उत्सर्जन हेतु एड्रिनल कॉर्टेक्स को। सी है एड्रिनल मेडुला को। डी है वैसोप्रेशन उत्सर्जन हेतु पश्च पिट्यूटरी को, ठीक है। तो एड्रिनल के उत्सर्जन हेतु एड्रिनल कॉर्टेक्स को नहीं, एड्रिनल उत्सर्जन हेतु एड्रिनल मेडुला को तो बिल्कुल नहीं, और वैसोप्रेशन के उत्सर्जन पश्च पिट्यूटरी नहीं। जीएफआर में यदि गिरावट हो रही है तो क्या होगा, ये क्या करेगा, रेनिन को साफ करेगा, जिससे क्या होगा, ये रेनिन जो है जक्स्टाग्लोमेरुलर कोशिकाओं का, जो जक्स्टाग्लोमेरुलर कोशिकाएं होती हैं वो रेनिन का स्राव करती हैं, जिससे क्या होता है, रेनिन ब्लड में एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है, जिसके कारण क्या होता है, जीएफआर, बीपी और ब्लड वॉल्यूम जो है वो सब बढ़ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आशा करते हैं आपको तो समझ आया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 है वृक्काणु में हेल्लेपाश की आरोही भुजा जल के लिए अपारगम है और विद्युत अपघट्य के लिए पारगम है।
सेकंड कथन है समीपस्थ सम्मिलित नलिका सरल स्तंभाकार ब्रश बॉर्डर उपकला से बनी होती है और पुनः अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाती है। तो आइए देखते हैं हमारे पास जो आंसर है वो क्या होगा। तो आइए देख लेते हैं। ऑप्शन कथन फर्स्ट है दोनों कथन 1 और 2 असत्य हैं। बी है कथन 1 सत्य है लेकिन दूसरा असत्य है। सी है कथन 1 असत्य है लेकिन दूसरा सत्य है। डी है दोनों 1 व 2 सत्य हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। वृक्काणु में हेनले पाश की अवरोही भुजा जल के लिए अवरोही भुजा जल के लिए पारगम होती है और विद्युत अपघट्य के लिए अपारगम होती है। तो फर्स्ट कथन हमारा हो गया रॉन्ग। सेकंड कथन देखते हैं समीपस्थ सम्मिलित नलिका सरल स्तंभाकार ब्रश वाटर उपकला। तो ये कह रहा है समीपस्थ सम्मिलित नलिका यानी कि PCT प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है वो ब्रश वाटर उपकला से बनी होती है और पुनः अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाती है। तो ये ब्रश वाटर सरल उपकल किस में पाई जाती है, DCT में, PCT में नहीं। तो ये भी हमारा जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही गलत है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको उत्तर समझ आया हो। तो इस PYQ सीरीज में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट PYQ सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच एवरीवन। अपना सपोर्ट बनाए रखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।